नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम कक्षा 7वीं के सजीवों में पोषण नाम के पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सजीवों में पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है? पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। पोषण का मतलब होता है, सीधा सीधा अगर देखें तो भोजन ग्रहण करना। अब भोजन ग्रहण करना मतलब भोजन से विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर जो है ऊर्जा प्राप्त करता है और हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु किन किन विधियों से किस किस प्रकार से और कैसे जो है भोजन ग्रहण करते हैं। आपने सुना होगा कि बीज बोने के पूर्व मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। तो मिट्टी का परीक्षण क्यों किया जाता है? बिना मिट्टी के परीक्षण किए क्या हम लोग पौधे नहीं उगा सकते? मुख्य रूप से जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर को ये मालूम नहीं रहता है कि संबंधित व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है। हाँ ठीक है, उसके शरीर का जो तापमान होता है बढ़ा होता है तो वो समझ जाता है कि इसका तबीयत खराब है, लेकिन क्या खराबी है शरीर के अंदर, किस चीज़ की कमी है, किस प्रकार का डिफेक्ट है, वो मालूम नहीं होता है। तो डॉक्टर जो है हमको खून चेक कराने के लिए कहता है, पेशाब चेक कराने के लिए कहता है, कभी कभी एक्सरे भी कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। मतलब किस लिए कराते हैं ये सब? बीमारी को जानने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार मिट्टी का परीक्षण भी मिट्टी के बीमारी को जानने के लिए किया जाता है। मिट्टी का बीमारी क्या होता है? मिट्टी का बीमारी ये होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की उपस्थित मात्रा की जानकारी के लिए, है ना, यही उसकी बीमारी है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है और हम लोग अधिक फसल प्राप्त करने के लिए अनाप शनाप तरीके से उर्वरकों का उपयोग करते हैं, है ना। तो मिट्टी परीक्षण से क्या होता है? मिट्टी परीक्षण के द्वारा मिट्टी में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, है ना, जिस प्रकार जैसे पौधे जो है उसमें खनिज लवण जो होते हैं उसको अवशोषित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आदि आदि, है ना। तो उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है कि किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है, तथा खाद द्वारा, उर्वरक द्वारा हम उस तत्व की पूर्ति करते हैं। पौधों की तरह सभी जीवों में जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए तथा शरीर की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको हम जो है भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। पौधे कभी हल तो चलाते नहीं हैं, है ना कभी कांवर उठाते हैं, ना कभी उनको खाना बनाते देखते हैं हम लोग। तो पोषण आखिर किस प्रकार से होता है पौधों में, चलिए उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो पौधों में हरे रंग देखते हैं, हरा रंग किसके कारण होता है? यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अधिकांश हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे, स्पष्ट लिखा है हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे में ही ऐसा क्या होता है जिससे वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। इसके बारे में आप लोग कक्षा 6वीं में पढ़े हैं, इसके बाद पहले प्राइमरी में भी पढ़े होंगे। सर लोग बताए होंगे आप लोगों को कि हरे पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। जिस पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होती है वह पौधा प्रकाश संश्लेषण करने के योग्य नहीं होता है ना। तो हरे पेड़ पौधों में मतलब पेड़ पौधों की हरी भागों में क्लोरोफिल पाई जाती है, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए पौधों को स्वपोषी कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए
एक जलीय पौधा लिया गया है, इसका नाम हाइड्रिला है, लिखा है स्पष्ट रूप से। एक बीकर लिया गया है, लिखा है ना, बीकर में पानी लिया गया है, और एक कीप को उल्टा रखा गया है, और एक परख नली रखी गई है। अब इसमें ऊपर में ऑक्सीजन लिखा गया है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है, हमको कैसे पता चलेगा भाई, है ना। तो इस उपकरण को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं। चलिए हम परख नली में पानी ले लेते हैं, लगभग एक 3/4 है ना, 3/4 पानी ले लेते हैं। उसमें एक जलीय पौधा हाइड्रिला को एक कीप में इसी प्रकार से ढकते हैं ताकि हाइड्रिला का पौधा पूर्ण रूप से कीप के अंदर ढका रहे। अब हम क्या करते हैं, परख नली लेकर उसमें पूरा पानी भरते हैं, और पानी भर के उसको उल्टा जो है कीप में रख देते हैं। ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि ये परख नली में पानी का तल जो है नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब परख नली में पानी पूरा भरे रहना चाहिए। ठीक है। अब इस प्रकार तैयार उपकरण को हम सूर्य के प्रकाश में करीब आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधे घंटे के लिए रखते हैं तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश जो है इसको उपलब्ध होता है तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है प्रारंभ करती है, और इसमें बुलबुला के रूप में, देखिए यहाँ पर बिंदी बिंदी दिया हुआ है, बुलबुले के रूप में गैस जो है बनना प्रारंभ हो जाता है ना। अब जब ये गैस जो है बन के बुलबुला के रूप में, चूँकि गैस जो है बनता है तो हल्की होने के कारण ऊपर उठती है ना, और वह ऊपर उठ के इधर इकट्ठा होने लगता है। अब यहाँ एकत्रित होता है तो पानी का तल जो है परख नली से नीचे आने लगता है। अब आधे घंटे के बाद जो है हम क्या करते हैं, इसी उपकरण को अब यहाँ पर निशान लगा देते हैं, है ना। जहाँ तक पानी का तल आता है वहाँ तक निशान लगा देते हैं, मतलब पानी नहीं है, उधर हवा है। ठीक है। अब इसी उपकरण को काले कागज़ से लपेट देते हैं, इसको काले कागज़ से लपेट देते हैं, और इसको कमरे में रख देते हैं जहाँ पर सूर्य प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है ना। कमरे में रख करके पुनः आधा घंटा के लिए वेट करते हैं। आधा घंटा के पश्चात पुनः यहाँ पर देखते हैं तो पानी का जो तल रहता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए प्रकाश आवश्यक है, अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और इसीलिए अंधेरे में रखे हुए पौधे जो है हरे कलर के नहीं होते हैं। आप लोग देखे होंगे हमारे गांव में एक उत्सव मनाया जाता है, भुजली, है ना। भुजली का रंग कैसे रहता है, बेशक आप लोग देखे होंगे पीले कलर का दिखते रहता है ना। तो पीला कलर हल्दी के पानी को उसमें डालने से नहीं होता है, वह सूर्य प्रकाश की कमी के कारण पीला रंग हो जाता है ना, और उसकी लंबाई में जल्दी से बढ़ोतरी हो जाती है। उसका भी कारण है कि सूर्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिए वह जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है ना। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग में दिखने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं या उनकी शाखाएं होती हैं या उनके भाग होते हैं, क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। चलिए इसको भी एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। रंगीन पत्तियों में कुछ बूंदें जल मिलाकर उसे हाथ से मसलते हैं। अब हाथ से मसलकर उसका सत्व निकालते हैं, सत्व मतलब उसका रस निकाल लेते हैं। अब उसी रस को एक परख नली में 5 से 6 बूंद ड्रॉपर की सहायता से लेते हैं। इस सत्व में 1-2 बूंद आयोडीन की डालते हैं और थोड़ा सा हिला करके उसको रख देते हैं। तो देखते हैं जैसे ही हम उसमें आयोडीन का 1-2 बूंद डालते हैं, पत्तियों का रस का जो रंग होता है वह गहरा नीला हो जाता है। गहरा नीला किसकी उपस्थिति का प्रमाण है? गहरा नीला जो होता है वह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है क्या? स्टार्च। स्टार्च जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही बनता है, और यहाँ पर आयोडीन मिलाने से गहरा नीला होना स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, मतलब निश्चित रूप से उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब वह हरा तो दिखता नहीं है, पीला, लाल या अन्य रंग में वह दिखते रहता है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है?
क्योंकि यहाँ पर टेस्ट से साबित होता है कि उसमें क्लोरोफिल है ना। होता ये है कि जो हरे रंग के वर्णक होते हैं वह अन्य रंगों से ढके होते हैं। इन पत्तियों में क्लोरोफिल भी पाई जाती है और इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमको वायुमंडल से मिल जाता है और पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ना। अब इसको क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में या है ना रख दिया जाता है उपकरण को बना करके, या पौधों के द्वारा क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के आपसी सहयोग से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है ना। कुछ पौधों में क्लोरोफिल, आप जैसे मान लीजिए जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है वह भी जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब क्लोरोफिल नहीं पाई जाती तो भोजन का निर्माण तो उनमें होता नहीं है। जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है उसी में भोजन बनता है। तो ये पौधे कैसे जीवित रहते हैं, है ना। तो देखते हैं, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको परपोषी कहते हैं या परजीवी कहते हैं, है ना। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो किसी अन्य पौधे पर लिपटा रहता है। इससे विशेष प्रकार के संरचनाएं, जिसको चूसकांक कहते हैं, है ना, निकल कर पोषक पौधों से भोजन प्राप्त करता है। ये पौधा जो है अपना चूसक को किसी पोषक पौधे के अंदर धंसा देता है, मतलब गड़ा देता है, और पौधे द्वारा भोजन का निर्माण करना और पृथ्वी के अंदर से खनिज लवण और जल अवशोषित करता है। उसी से यह पौधा भी अपना पोषण करता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में एक परजीवी जीव होता है, शायद आपको पता होगा, मालूम है जी आप लोगों को जी? जूहा जानते हो ना, सिर में रहता है। और यह जूहा को कभी आप लोग खाना खाते देखे हो? नहीं ना। तो ये जो है हमारे शरीर के रक्त को चूसता है। इस प्रकार ये पूर्ण परजीवी होता है ना। जैसे जोंक भी एक पूर्ण परजीवी होता है जो जीव जंतुओं के रक्त को चूसकर अपना जीवन यापन करता है। उसी प्रकार ये अमरबेल देख लीजिए, ये लिपटा हुआ है, पीले कलर का रहता है। आप लोग के गांव के आसपास पेड़ में इस प्रकार से लिपटा हुआ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये पौधा जो है अपने किसी एक चूसकांक को पौधे के किसी एक भाग में गड़ा देता है और गड़ाने के बाद वहीं से खनिज लवण, जल और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है इसमें पौधे के द्वारा, उसको अवशोषित करता है ना। अब हम जो है एक अन्य और पौधे के बारे में बात करेंगे जो बगल में दिख रहा है। ये देखिए, इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। ये मशरूम होता है। हमारे आंचलिक भाषा बोली में इसको हम लोग फुटू के नाम से जानते हैं, फुटू, खोखड़ी, है ना। तो इस प्रकार के कई परजीवी पौधे ये इसमें होते हैं। जो कई परजीवी पौधे जैसे भांगरा है और लोरंथस बंडा, है ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किंतु पानी एवं खनिज लवण के लिए ये पोषक पौधों पर निर्भर रहते हैं, है ना। इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं, ये भांगरा और बंडा। लेकिन ये जो होता है, ये जिसको हम लोग फुटू कहते हैं, यह मृतोपजीवी होता है। लिखा है स्पष्ट, देखिए, मृतोपजीवी, है ना। इस प्रकार आप लोग कभी कभी जो है डबल रोटी, अचार, मुरब्बा, अन्य खाद्य पदार्थों को, जिसको हम लोग नमी वाले जगह पर रखें हैं, काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, है ना। काला या भूरा रंग का या सफ़ेद स्लेटी कलर का धब्बा जो है दिखाई देता है, यह क्या होता है? फफूंद होता है, फफूंद, है ना। कुछ समय पश्चात खाद्य पदार्थ जो है सड़ने लग जाते हैं, और सड़ने की क्रिया किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, साधारण आँख से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। यह सूक्ष्म जीव तथा फफूंद अपना भोजन सड़े गले तथा मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, है ना। जो मृत पदार्थ होते हैं, मृत जीव होते हैं, उनके जो सड़े गले भाग होते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः इनको मृतोपजीवी कहते हैं, है ना। जैसे मशरूम है, कुकुरमुत्ता है ना, फुटू है, इनमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं पाई जाती है ना। और कुछ हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किंतु भोजन का कुछ भाग कीटों से भी प्राप्त करते हैं।
कीटों को पकड़ने के लिए इन पौधों की पत्तियां जो हैं विशेष आकृति की हो जाती हैं। इन्हें कीटभक्षी पौधा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका चित्र भी आप लोगों को दिखाया गया है। ये देखिए, ये है ना, इसको कलश पादप कहते हैं। ये कलश जैसे दिख रहा है, लोटा जैसे दिख रहा है ना भाई, ये है ना, इस प्रकार से लोटा जैसे दिख रहा है। और ऊपर में देखिए तो ढक्कन भी है, ढक्कन है ना, ये कलश पादप है ना। और इसी प्रकार से ब्लैडर बर्ड और ड्रोसेरा भी होता है। ये पौधे हमेशा दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं, जहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है और वर्ष भर कभी जो है क्या बोलते हैं, मिट्टी जो है सूखती नहीं है ना। अक्सर ऐसे भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है और ये पौधे जो है कीटों को नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ही पकड़ते हैं। ठीक है, इनके अंदर में एक लाल कलर का चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है जो कि कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। जैसे ही कोई कीट जो है यहाँ तक जाता है, उसको देखता है, लालच में पड़ जाता है, अंदर घुसता है और ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है ना, और धीरे धीरे उसको मार डालता है और खा जाता है। अब आप लोग तो है ना बाड़ी बगीचा गए भी होंगे, लगाए भी रहते हैं, तो मटर का पौधा, चना का पौधा, टमाटर का पौधा, भाटा का पौधा, मूंगफली का पौधा, है ना, इस प्रकार के पौधे जो है देखे होंगे। तो मुख्य रूप से मटर, चना, मूंगफली आदि दलहन और तिलहन जो दाल देने वाले और तेल देने वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर गांठ जो है दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये गांठें जो है दिख रही हैं, है ना, ग्रंथि करके लिखा है, जड़ में ग्रंथि करके लिखा है, इनको गांठ, है ना। इस प्रकार की विशेष गांठें जो हैं उन पौधों में पाई जाती है, पौधे की जड़ों में। इसमें क्या रहता है, इसमें एक विशेष प्रकार का जीवाणु, बैक्टीरिया रहता है। उस जीवाणु को राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पकड़ करके, अवशोषित करके उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है ना, और पौधे को लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार से पौधे को भी नाइट्रोजन के यौगिकों की आवश्यकता होती है ना। अब इस प्रकार से यह नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसकी यौगिक में कन्वर्ट करता है, बदल देता है और यहाँ स्टोर कर देता है, उसको सुरक्षित कर देता है। इस प्रकार पौधे के द्वारा खनिज लवण अवशोषित करना, प्रकाश संश्लेषण से स्टार्च या भोजन बनाना, उसका उपयोग ये जीवाणु करता है, और जीवाणु के द्वारा जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है उसका उपयोग ये पौधा करता है। इस प्रकार ये दोनों जीव, पौधा और ये जीवाणु, एक दूसरे के सहयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। इसलिए इन जीवों को सहजीवी कहते हैं। सहजीवी मतलब साथ साथ जीवन यापन करना, दोनों जो है एक दूसरे के काम आते हैं। इस प्रकार ये दोनों जो है एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। ठीक है, अब अगले सेशन में या अगले पीरियड में हम लोग जंतुओं में पोषण का अध्ययन करेंगे, और बहुत जल्दी जो है इसका भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल आज यहीं तक, चलिए, जय जोहार।